स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया, इस चैप्टर के अंदर रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों को हम कवर कर चुके थे। देन इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, ये हमने कॉस्टिंग निकालना डिस्कस किया था बेटा। परचेसिंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें निकालना होता है, होल्डिंग कॉस्ट, ये तीनों चीज हमने कैलकुलेट करना सीखा। फिर उसके बाद में टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना देखा था कि टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, तीनों कॉस्ट को ऐड ऑन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसकी अजम्पशंस भी हमने रीड आउट करी थी, और उसके बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 3 दिया हुआ था। और उसी से रिलेटेड फिर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, मैंने आपको बोला था कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 को एक बार देख लीजिएगा, जिसके अंदर अलग अलग यूनिट्स में हमें ऑर्डर देना था, और उसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 4 दिया हुआ था। तो इसमें से मुझे बताइए बेटा, कोई क्वेश्चन बताना है? सर एक्चुअली अभी तो मतलब आज पूरे टाइम बाहर ही था मैं। तो मैंने रिवाइज तो किया है, पर एक बार क्वेश्चन वापस से करना पड़ेगा हमको। अच्छा, तो अभी मुझे कराना है क्या, या मैं आगे का स्टार्ट करूं? नो सर, अगर मेरे को डाउट आएगा मैं एक बार पूछ लूंगा आपसे। है ना बेटा? हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, अभी मैं आगे का स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। चलिए, इसी के बाद में हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होता क्या है, आप लोग देखते हैं जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑफर करती है तो कि सर आप क्या करो, बल्क में हमारे यहाँ से ऑर्डर दे दो। भाई सपोज आप तो कि मेरे यहाँ पर 1 लाख यूनिट्स का क्या करा दो सर, बुकिंग करा दो, एक बार में ऑर्डर दे दो सिर्फ 1 लाख यूनिट्स का। मैंने कहा सर 1 लाख यूनिट्स का मैं ऑर्डर तो दे दूंगा, बट मेरे पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है तो कि मैं 1 लाख यूनिट्स को स्टोरेज कर सकूं। क्योंकि कई प्रोडक्ट्स की रेट क्या होती है बेटा, रेगुलरली चेंज होती ही नहीं होती है। तो यस मैंने सर। ऐसा करते हैं तो कि अपन ऐसा करते हैं, अपनी दोनों की बात रह जाएगी। अपन क्या करते हैं भाई, मैं आपसे 1 लाख यूनिट्स का क्या करवा लेता हूँ, आपको बैच बना करके दे देता हूँ। आपका क्या कर देता हूँ, बैच क्रिएट कर देता हूँ। आप मेरे लिए 1 लाख यूनिट्स क्या कर दो, बुक करके रख दो। और जैसे जैसे मुझे डिमांड आएगी, एज एंड व्हेन देयर विल बी रिक्वायरमेंट, मैं क्या करता जाऊंगा, प्रोडक्ट लेता जाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात बेटा? मुझे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं प्रोडक्ट लेता जाऊंगा। फिर मैंने, आप मैन्युफैक्चरर, आपके यहाँ पे मैंने क्या करा लिया, 1 लाख यूनिट्स की बुकिंग करवा ली। मैं मान लो 1 लाख यूनिट्स आपको बनानी है बेटा, ये माउस है, ये माउस आपको बनाने हैं, अपन ये दोनों के बीच में डील होगी तो कि एक माउस बनेगा 90 रुपीज में। तो अपनी दोनों के बीच की डील हो चुकी है भी, तो कि आपको माउस बना करके 1 लाख यूनिट्स तक मैं आपसे ले सकता हूँ, कितने रुपए में, 90 रुपीज में। तो अब मेरा भी एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भी तो कि मुझे 1 लाख पीस आगे के जो किस रेट पे मिलेंगे, 90 रुपीज पर पीस पर मिलेंगे। तो मुझे ना ज्यादा देना है ना कम पे करना रहेगा, 90 रुपीज पर पीस का अकॉर्डिंग। क्लियर बात यहाँ तक बेटा? यस सर। तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। क्या लिखा हुआ है इसको हम रीड आउट करते हैं। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही मॉडिफिकेशन है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। एंड इज यूज्ड वेयर इन्वेंटरी इज रिप्लेनिश्ड ग्रेजुअली टू मीट प्रोडक्शन रेट्स rather than instantaneously। रिप्लेनिश्ड ग्रेजुअली, क्या मतलब होता है बेटा इसका? इन्वेंट्री जो है वो, उसकी वैल्यू गिरती रहती है या बढ़ती रहती है, इस टाइप का कुछ है चेंज कैसे? होती रहती है, वैल्यूज चेंज आर होता है। चेंजिंग कंटिन्यूअसली ऑन रेगुलर बेसिस। इज इट क्लियर? जब आपकी वैल्यूज क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन रेट्स को मैच कराने के लिए रादर देन इंस्टेंटेनियसली, विद उस टाइम पर जो रेट आएगी उस टाइम पर डिसाइड कर लेंगे। तो सर ऐसे क्या होता है, फिर प्रॉब्लम्स आती नहीं आती है। आज आज अगर मान लो मेरी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है,
तो मैं क्या हर थोड़े थोड़े दिन में बिस्किट की रेट चेंज करता रहूंगा क्या बेटा? होता है क्या कंपनी ऐसे हर 2 दिन में या हर 4 दिन में बिस्किट की रेट चेंज करती है? बहुत रैंडमली चेंज करते नहीं करते वो लोग। तो यस वो सर। प्रोडक्शन रेट को मैच कराने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यूज किया जाता है। दिस अप्रोच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेशन, रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ताकि हमारे इन्वेंट्री की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए, एंड टू गारंटी फ्यूचर इन्वेंट्री सप्लाई वेयर अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री फॉर इट्स ओन यूज, और ताकि हमारी फ्यूचर में सप्लाई वगैरह वो रुके नहीं, कंटिन्यूसली हमें मिलता रहे, rather than ordering from an external supplier. Alternatively, EBQ, economic batch quantity, is used if external supplier is willing to deliver gradually. अगर वो रेगुलर, अगर एक्सटर्नल सप्लायर अगर एक साथ अगर मतलब वो थोड़े थोड़े टाइम में अगर वो देने को तैयार हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में विश टू ऑर्डर अ बैच ऑफ 5 लाख क्वांटिटी। कंपनी क्या करती है, ऑर्डर देती है कितने बैच का, 5 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर का, यूनिट्स का ऑर्डर देती है कंपोनेंट्स टू सिक्योर सप्लाई, ताकि हमारी सप्लाई नहीं रुके, तो कि हमें जब जब चाहिए होगा तब हम आपसे लेते जाएंगे। हमने आपसे डील कर ली तो किसी 5 लाख यूनिट्स हम आपसे परचेज करेंगे, वो गुड्स आपके पास ही रखा रहेगा, हमें जब जब रिक्वायरमेंट होगी हम आपके यहाँ से मंगाते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। The components to secure supply whilst receiving delivery to meet the weekly production demand for the components of 50,000 due to the limited availability of warehouse space, क्योंकि हमारे पास में warehouse का जो space है वो बहुत लिमिटेड है, तो उस स्पेस में हम क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे करके हम आपसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जब जब आएगी तब हम आपसे मंगाते जाएंगे। तो वो चीज हमारा होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के अंदर क्या होता है बेटा, क्या लिखा हुआ है, द ईयूक्यू फार्मूला इज अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट दैट क्यू यूनिट्स आर नेवर ओल्ड हेल्ड इन इन्वेंटरी। भाई जो ईयूक्यू के अंदर हमने क्या किया, अमेंडमेंट किया, क्यों? क्योंकि जो क्यू मतलब क्वांटिटी जो यूनिट्स है वो पूरी की पूरी आपके पास स्टॉक में नहीं रहती है। आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर देते हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने का, अंडर रूट 2 CO इंटू डिमांड, जो ऊपर का पोर्शन सेम है, कोई चेंज नहीं है, इंटू होल्डिंग कॉस्ट इंटू 1 - D/R, इंटू 1 - D/R। डी का मतलब क्या है बेटा, डिमांड, और आर का मतलब क्या है, प्रोडक्शन रेट या डिलीवरी रेट पर टाइम पीरियड। एक टाइम में आपको कितना प्रोडक्शन करवाते हैं, डिलीवरी होती है। आगे बात समझ में? यस सर। तो देखो जैसे इसमें हमारे यहाँ पर निकाला है इन्होंने, a company is able to manufacture its own component for the inventory at the rate of 4,000 units at a week। उनकी मतलब कंपनी की कैपेसिटी है, वो कितना मैन्युफैक्चर कर सकती है, कितनी उनकी वो है 4,000 यूनिट्स इन अ वीक। डिमांड फॉर द कंपोनेंट इज एट द रेट ऑफ 2,000 इन अ वीक। और डिमांड कितनी है उसकी, 2,000 यूनिट्स की एक वीक के अंदर। तो डिमांड कितनी होगी बेटा, डी कितना हो गया, 2,000 यूनिट्स। 2000 यूनिट। आगे बोला हमें सेटअप कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन रन। एक बार का आप जो प्रोडक्शन रन चलाते हैं, मतलब कि एक बार का वो सेटअप करते हैं पूरे बैच वगैरह से रिलेटेड और वो चीज का, तो उसमें कितना आपका बैठता है प्रोडक्शन रन, $50। इज इट क्लियर? ये लिखा यस हुआ सर। CO इंटू सेटअप कॉस्ट ऑफ वन बैच और कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन ऑर्डर, बात एक है। ऑर्डर कॉस्ट बोल दो उसको, या फिर वो एक बार को मशीन के अंदर जैसे होता है ना, बड़ी मशीन होती है तो उसके अंदर वो आर्टिकल्स फिट करने पड़ते हैं हर चीज के लिए अलग अलग। जैसे मान लो सपोज बॉटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हर बॉटल की डिजाइन अलग अलग आती है, तो उसके लिए मॉल्स भी अलग अलग होते नहीं होते बेटा, एक मॉल से यस साथ सर। होते हैं। तो वो मॉल्स वगैरह वो सेटअप का खर्चा बैठता है आपका कितना, $50 एक बार का। आगे बोला हमें द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट ऑफ इन्वेंट्री 0.001 अ वीक, और होल्डिंग कॉस्ट बता दिया आपको कितना है, 0.001 इन अ वीक। आपसे पूछा कैलकुलेट द इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन बोल दे उसको हम, या फिर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोल दे, बात एक ही है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। इज इट क्लियर? यस सर।
तो ये अब हो गया हमारा। अब हमें क्या क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टू टू क्या क्या करेंगे, 2 into सीयू मीन्स वही सेटअप कॉस्ट जो कितना दे रखा है 50, वो लिख दिया हमने, इनटू डिमांड 2000। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अपॉन, अपॉन में क्या लेंगे बेटा? होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कितना दे रखा है? 0.001 इंटू 1 - डी, डी कितना है? डिमांड, डिमांड कितनी है? 2000 अपॉन आर, आर का मतलब क्या है? प्रोडक्शन रेट या डिलीवरी रेट। एक आप टोटल प्रोडक्शन कितना करते हो? 4000 यूनिट्स का, तो वो अपॉन 4000 सॉल्व कर देंगे पूरा, तो आपका आ जाएगा कितना? 20,000 यूनिट्स। आगे बात समझ में आता है? तो मतलब मुझे कितना बैच क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए एक बार में? 20,000 20,000 यूनिट्स। का मुझे बैच का ऑर्डर देना चाहिए, ताकि वो मेरा कॉस्टिंग कम बैठेगी। हो गया क्लियर? सेशन नंबर 4। यस सर। इसी की बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 5 दे रखा है, ये आप करके देखिएगा एक बार। अगर नहीं आता है तो फिर मैं डिफाइन करूंगा उसको। फिर इसके बाद में क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी नंबर 6, EOQ and the annual holding cost. Dixon always determine its order quantity for raw material by using the economic order quantity। भाई वो अगर हमेशा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूज करते हुए, मॉडल को वो फॉलो करते हुए क्या करता है? अपनी क्वांटिटी ऑर्डर करता है। What would be the effect of the on the EOQ? EOQ पर क्या इम्पैक्ट आएगा? And the total annual holding cost of an increase in the cost of ordering a batch of raw material are। अगर मैं क्या कर देता हूँ, उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है अगर वो इंक्रीज हो जाती है, तो ईओक्यू पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर होल्डिंग कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो ईओक्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा? सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लो करेंगे अगर होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो। भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2 into AO/CH। तो होल्डिंग कॉस्ट सीधी सी बात है, अगर बढ़ेगी तो ईओक्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। तो ईओक्यू कम हो गया पहली चीज तो इन दोनों में से, ऑप्शंस में से आएगा। अब ईओक्यू अगर कम होगा तो आपको ज्यादा ऑर्डर्स देने पड़ेंगे क्या बेटा? आपके अगर, आप मान लो जहां पहले 4 ऑर्डर्स देते थे, अब अगर आप 4 ऑर्डर्स की जगह अगर आप मान लो 5 ऑर्डर दोगे, तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी नहीं बैठेगी? यस सर बैठेगी। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। आगे पॉइंट समझ में आता है? यस सर। इसी के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स फाइनेंशियल अकाउंट्स। आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, हमने एफए के अंदर भी पढ़ा था, वे इन्वेंट्री को हमें जब भी रिकॉर्ड करना होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लोअर। दोनों में से जो कम होता है उसी वैल्यू पर हम क्या करते हैं? इन्वेंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन करना होता है तो हमने अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं क्या बेटा? फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। याद यस आया? सर। यस सर। याद है या नहीं ये वाले कैसे सॉल्व करते सर थे? इन्वेंट्री वैल्यूएशन में था। हाँ, ये याद है या इसका रिवीजन की रिक्वायरमेंट है बेटा? सर जैसे एक ये बार रिवीजन। हाँ देखो तो, फीफो का मतलब क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड्स आपके बिजनेस में सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। लीफो मेथड के अंदर क्या था? जो सबसे लास्ट में आया वो फर्स्ट ऑफ। लास्ट एंड हाँ यस सर। और सिंपल एवरेज के अंदर क्या करते थे? हम उस टाइम पीरियड की सारे रेट्स का एवरेज लेते थे और उस रेट पर ही हम क्या करते थे? इशू करते थे। और वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता था? हर रिसीट के बाद में हमें क्या निकालना होता है? रेट्स को कैलकुलेशन करना होता है। तो इसके लिए हमें देखिए, जैसे हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर क्या बोला है बेटा? आपका ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 मई को 100 यूनिट्स $2 पर यूनिट की, तो टोटल कॉस्ट कितना है? $200। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इशू एंड वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास 4 मई, 1 मई को 100 यूनिट्स रखी थी 200 की।
इज इट क्लियर? उसके बाद में आपने क्या करा बेटा, 3 मई को 400 यूनिट्स आपने रिसीव करी है, क्या परचेज करी है, और एक यूनिट कितने की, 2.10 की, तो 400 इंटू 2.10 कितना हो जाएगा, 840। क्लियर यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पर हमारा 4 मई को लिख दिया, दो तरह का गुड्स हो गया मेरे पास। 100 यूनिट्स तो रखी हुई टू वाली, 100 यूनिट्स तो रखी टू वाली, और 400 यूनिट्स रखी कितने वाली, 2.10 वाली। एक से अच्छा, उसने ओनली सिर्फ इशू इशू वाली एंट्रीज बताई है और सारी एंट्रीज नहीं बताई है। सुनो, अपन ने एफए के अंदर स्टोर लेजर बनाना सीखा था बेटा। यस सर। यहाँ पर उन्होंने स्टोर लेजर ना बना करके ओनली सिर्फ कौन कौन सी चीजें बताई है जो इशू करा था हमने। जैसे यहाँ पर हमारे पास, हम अगर स्टोर लेजर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आता है नहीं आता? जिसके अंदर हम क्या क्या लिखते थे, रिसीट्स, फिर इशू, और फिर बैलेंस, क्वांटिटी, रीड, अमाउंट, क्वांटिटी, रीड, अमाउंट, क्वांटिटी, रीड, अमाउंट। लाइक हम बात करें, सबसे पहले मैंने रखा है 1 मई को 100 यूनिट्स रखी हुई थी मेरे पास। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ डेट 1 मई, मेरे पास क्या रखा हुआ था, 100 यूनिट्स रखा हुआ था, और एक यूनिट कितने की थी, 2 रुपीज की, तो कितने की होगी, 200 की। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद में आपने 3 मई, 3 मई को फिर क्या किया था बेटा, परचेज करा था। फिर 3 मई, 3 मई को क्या करा, 400 यूनिट्स 2.10, 400 इंटू 2.10, दैट इज 840। तो मेरे पास जो बैलेंस है वो दो तरह की यूनिट्स का हो गया। 100 यूनिट्स तो रखी हुई है टू वाली 200 की, और 400 यूनिट्स रखी 2.10 वाली 840 की। टोटल कितना हो जाएगा, 1040। इज इट क्लियर? यस सर। 3 मई के बाद में फिर हम आगे चले, 4 मई, फिर आपने क्या कर दी, 200 यूनिट्स इश्यू कर दिए हैं। तो 4 मई को आप 200 यूनिट्स इश्यू करोगे। तो 200 यूनिट्स इश्यू करोगे, फीफो मैथड है, तो सबसे पहले कौन सी यूनिट्स इश्यू करेंगे, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। टू वाली 200, और 100 यूनिट्स 2.10 वाली 210। यही करेंगे क्या बेटा? यस सर। तो यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा 300 यूनिट्स 2.10। तो 300 इंटू 2.10 कितना आ जाएगा, 630, 630। ये हो गई बात सर हमारी 4 मई। 4 मई के बाद में फिर क्या बोला, 9th में, 9th मई को अगेन आपने परचेज कर लिया। समझ में आ रही बात बेटा ये? यस सर। यस सर। तो 9th मई को फिर आपने क्या कर लिया, 300 यूनिट्स परचेज कर ली 2.12, 300 यूनिट्स 2.12, तो वो कितना हो गया, 636। आपका बैलेंस निकल जाएगा। 300 यूनिट्स तो आपके पास पहले की रखी थी 2.10 वाली 630 की, और इसके अलावा आपने क्या कर लिया, 300 यूनिट्स और परचेज कर ली 2.12 वाली 636। तो दोनों का टोटल मिलाकर के हो जाएगा 1266। क्लियर? यस सर। 9th मई के बाद में फिर आगे क्या बोला, 11th मई, 400 यूनिट्स हमने फिर आगे फर्दर इशू कर दी। 11th मई को, 11th मई को हमने कितनी यूनिट्स इशू करी बेटा, 400 यूनिट्स। तो 400 यूनिट्स हम इशू करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी यूनिट इशू करूंगा, 300 यूनिट्स 2.10 वाली 630, और फिर 100 यूनिट्स इशू करूंगा 2.12 वाली 212। ये करेंगे क्या बेटा, यस सेवन। सर। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 200 यूनिट्स इंटू 2.12, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 इंटू 2, 400, 424। 424। आगे समझ में कर सकते हैं इस तरह से। यस सर। अगर इसी मेथड में अगर फीफो की जगह अगर लीफो अप्लाई हो जाता तो फिर क्या करते बेटा,
अगर सपोज मान लो 4 मई को मुझे इशू करनी है 200 यूनिट्स, अगर लीफो मेथड से करना होता तो फिर क्या करता मैं? कौन सी रेट वाली इशू करता? 2.10 वाली इशू करता क्या? 2.10 वाली। आगे समझ में आता है? यस सर। ये हो गई बात कौन सी हमारी फीफो और लीफो की। फिर आगे चलते हैं हम। फीफो मेथड का एडवांटेज बता दिए, वही लीफो मेथड का इलस्ट्रेशन बता दिया, आप करके देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। फिर उसी के बाद में हमारा दिया है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, हमें रेट्स का एवरेज निकालना होता है। हमें रेट का क्या निकालना होता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल यूनिट्स अपॉन टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल यूनिट्स से हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज रेट। कैसे? सपोज ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं। कौन से मेथड से करना है हमें? यहाँ पर एवीसीयू मेथड। एवीसीयू मतलब एवरेज प्राइसिंग मेथड से, है ना बेटा, कम्युलेटिव वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। प्राइसिंग मेथड। तो देखो हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा था हमें, वही कितना? 100 यूनिट्स का। तो ओपनिंग बैलेंस लिखा 100 यूनिट्स का। अब फिर उसके बाद में हमें क्या बोला? 2 रुपीज वाली थी 200 की, तो ओपनिंग यूनिट्स थी 100 यूनिट्स, 200 वाली, और एक यूनिट की रेट कितनी थी? 2 रुपीज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। यस सर। सेकंड पॉइंट बोला हमें, 3 मई को हमने क्या करी? रिसीव करी कितनी यूनिट्स? 400 यूनिट्स, और एक यूनिट का रेट कितना है बेटा? 2.10। 400 यूनिट्स और एक यूनिट का रेट कितना है? 2.10। तो 400 इंटू 2.10 कितना हो जाएगा? 840। तो 400 यूनिट्स 2.10 वाली कितने की हो गई? 840। तब मेरे पास 3 मई को दो तरह की रेट का गुड्स हो गया है क्या बेटा? यस सर। तो ये रखा था 200, ये तो टोटल कितने का गुड्स हो गया? 1040 का। 1040। और नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो गई बेटा? पहले की कितनी रखी थी? 100 यूनिट्स, और 400 यूनिट्स और परचेस कर ली तो 500। 500। 1040 डिवाइडेड बाय 500। 1040 डिवाइडेड बाय 500, तो वो कितना आ जाएगा? 2.08। तो अब हम आगे जो भी गुड्स इश्यू करेंगे वो किस रेट पर इश्यू करेंगे? 2.08 पर हम क्या करेंगे? गुड्स आगे फर्दर इश्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? यस सर। ये हमारे क्या हो जाता है? वेटेड एवरेज। अब फिर जब भी आगे अगर और कोई वापस इन्वेंट्री हम परचेस करेंगे तो उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया। तो देखो जैसे हमारे यहाँ पर 4 मई को फिर आपने क्या करा? उसमें क्वेश्चन में देखो, 4 मई को फिर आपने इशू कर दी कितनी यूनिट्स? 200 यूनिट्स इशू करी है। तो 200 यूनिट इशू करोगे तो किस रेट पर इशू करी होगी आपने? 2.08। अब जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 300 यूनिट्स का बैलेंस बचेगा क्या बेटा? यस सर। वो चीज उसमें सॉल्व करा। रिसीव कर लिया आपने 300 यूनिट्स और परचेस कर ली, 300 यूनिट्स तो बची थी, और 300 यूनिट्स आपने और परचेस कर ली, कितने वाली? 2.12 वाली। तो 636 का तो ये नया गुड्स और परचेस कर लिया, और 300 यूनिट्स का ही पहले का रखा हुआ था। तो देखो 624 का तो पहले का रखा हुआ था, 636 का और परचेस कर लिया, तो कितना हो गया? 1260। टोटल कितनी यूनिट से? 600, तो वो रेट निकल जाएगा 2.10। आगे के बाद समझ में? यस सर। ये हमारा कौन सा होगा? थर्ड मेथड, वेटेड एवरेज। और इसी के अंदर आता है फिर, देखो इसी क्वेश्चन को हम अगर चाहें तो इस तरह से, वो जो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बताया था इस तरह से कर सकते हैं आप। रिसीट, इशू और बैलेंस आप प्रॉपर इस वे में करेंगे तो आंसर का प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर वे में आएगा, है ना बेटा? अब इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं, बस ये हो गया जिसमें खत्म, कि जिसमें क्वेश्चन खत्म हो गया। ये इसी का दे रखा है आपका वेटेड एवरेज का, जो आप करके देखेंगे एक्टिविटी नंबर 7। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। ये आपका चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कंप्लीट हो गया है। इसको पूरा कंप्लीट करें, इसमें जहां भी अगर कोई डाउट आता है तो वो डाउट आप पूछेंगे बेटा, अदरवाइज हम कल इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा? ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।